प्राइस बैंड। वहीं आज बंद होगा रेल विकास निगम का आईपीओ, अब तक सिर्फ 48% भरा। यह दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे 8 बजे से 10:30 बजे तक। रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। और हमारे साथ हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, टारगेट इन्वेस्टिंग के फाउंडर समीर कालरा। साथ ही बाजार के टेक्निकल्स पर भी डिटेल में बात होगी S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी, मोतीलाल ओसवाल के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया के साथ ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उतेकर, एसएमसी ग्रुप के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट मुदित गोयल और किरणजाधव.com के किरण जाधव हमारा साथ देंगे। यही नहीं, नए वित्त वर्ष में आपकी किस क्षेत्र पर नजरें होनी चाहिए, इस पर भी बात होगी। आज हमारे साथ जुड़ेंगे मशहूर एस्ट्रोलॉजर बेजान दारूवाला भी। बिल्कुल, तो उनसे भी मुलाकात होगी और वो आपको बताएंगे कि किस तरह का नया फाइनेंशियल ईयर रह सकता है। आगाज़ तो बहुत ही पॉजिटिव नोट पर हुआ है साफ तौर पर। ये देखिए, बेजान दारूवाला साहब आपको आज सुबह सवेरे 10 बजे सीएनबीसी आवाज़ पर मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल संकेत आपको बता देता हूं। और हांगकांग के मार्केट्स सबसे प्रिय मार्केट हैं, एसजीएक्स निफ्टी के हम कह सकते हैं। और हमारे भी देखिए क्या भाग रहे हैं, ज़बरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हांगकांग में तेज़ी देखी जा रही है। इन्होंने दरअसल अमेरिका के क्यूज़ को इसी तरह से पढ़ा है कि दिक्कत की बात कोई नहीं है। 3 दिनों की तेज़ी थी, तेज़ी के बाद कंसोलिडेशन का दिन था। और आप देखिए डाउ जोन्स में थोड़ी सी कमज़ोरी होगी कि ये कल भारतीय बाजार दरअसल 50 चुके थे। तो 50, 60, 70 पॉइंट की कमज़ोरी से हमें डर नहीं लगता अब, क्योंकि यहाँ पर संकेत उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सब का इंतजार है कल आरबीआई की पॉलिसी का। और आप देखिए इन तीनों सूचकांक, डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक, तो 3 में से 2 दरअसल हरे निशान के साथ ही बंद हुए हैं। तो एशियाई बाजारों ने इनको पॉजिटिवली पढ़ा और दमदार शुरुआत देखने को मिल रही है बाकी के मार्केट्स में भी। और एसजीएक्स निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है कि 11,800 के आसपास आज हम जाने की कोशिश करेंगे। इससे बढ़िया संकेत हो नहीं सकते। 2 दिनों से 70 के नीचे है दरअसल कच्चा तेल। 70 के ऊपर जाएगा तो दिक्कत की बात होगी। जब तक 70 के नीचे रहेगा ये भी कोई ज़्यादा परेशान हमें करेगा नहीं। कल भी कम हुए शर्दा इसी स्तर के आसपास ही देखा था हमने कच्चे तेल को। जी हाँ, तो उन लेवल्स पर स्टेबल है, लेकिन चिंता जरूर बनी हुई है। सही बात। थोड़ी सी लेकिन डेटा पॉइंट्स पर नजर डालिए। और लगातार हम कह रहे हैं कि देखिए इस बाजार में लोग खरीदारी करेंगे, खासकर एफआईआईज की ओर से तो खरीदारी का सिलसिला जारी है। कैश मार्केट में 540 करोड़ की खरीदारी इनकी ओर से आई। हाँ, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 438 करोड़ की बिकवाली जरूर की है, लेकिन अब फोकस जो है वो शिफ्ट हो रहा है स्टॉक्स पर। और स्टॉक फ्यूचर्स के आंकड़े बहुत ही इंप्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 650 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज करके गए हैं और ये एक अच्छा संकेत माना जाएगा। भले ही इंडेक्स फ्यूचर्स में कुछ बिकवाली देखने को मिली है, इंडेक्स ऑप्शंस में भी पोजीशंस थोड़ी सी हल्की हुई हैं, तो फोकस इंडेक्स से बाहर अब स्टॉक्स पर आना शुरू हुआ है। ऐसी स्थिति में अब ट्रेड क्या बनता है, क्योंकि कल के सत्र में हमने देखा आखिरी 1 घंटे में अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और फिर हम 44 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुए और निफ्टी बैंक जो दिन भर जूझ रहा था पॉजिटिव टेरिटरी में जाकर बंद हुआ। वीरेन है, वीरेन गुड मॉर्निंग। बताइए निफ्टी के लिए आज क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट और ट्रेड क्या बनता है? देखिए हर्षदा, अगर आप इस वीक का डेटा देखें, इस वीक का डेटा देखें तो वहां पर ऑप्शंस के प्लेयर एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नए हाई में कोई दुविधा नहीं है। और इवन अगर आप देखें 11,790 या फिर 11,800 में कोई दुविधा नहीं है। एग्जैक्टली ऑप्शंस के प्लेयर ये कह रहे हैं। मैं आपको इनफैक्ट अगर आप देखें आंकड़ों के सहारे ये रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करूंगा। कल अगर आप देखें 11,722 के आसपास अगर हमारा इंट्राडे हाई था, वहां से हम थोड़ा सा ट्रिम हुए। लेकिन एग्जैक्टली ऑप्शन के डेटा क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं, उसका अपनी रणनीति बनाते हैं। आप देखिए जो ये 4 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कल गुरुवार का, उसमें सबसे बड़ा अगर आप देखें ओआई कहीं पे खड़ा है तो वो है 15 लाख का। और इसी ओआई के बीच में हमारा नया हाई भी है। यानी मुझे ऑप्शंस के प्लेयर्स के बिहेवियर से ये कंफर्ट मिल रहा है कि नया हाई आएगा और 15-20 पॉइंट उसके ऊपर प्रीमियम मिल जाएगा मेरे को। यानी ऊपर की तरफ 11,774 और 84 की पॉसिबिलिटी बहुत है हर्षदा, बहुत ज्यादा है। और एक फ्लैट ओपनिंग को और हल्की सी प्रीमियम वाली ओपनिंग को भी आपको बाय करना चाहिए। और नीचे की तरफ सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस इस बाजार का इस हफ्ते के लिए है 11,600। कल याद रखिए हमने अपना स्टॉप लॉस रखा था करीब 11,590 का, 11,620 का। वो ट्रिगर नहीं हुआ। हम अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को अच्छा बना रहे हैं। हमारा ट्रेड अभी भी इस जोन में कंफर्टेबली बैठा हुआ है। तो हर्षदा, एक चीज अच्छी और है कि कल अगर आप एफआईआईज का डेटा देखें तो उसमें करीब जो इंडेक्स ऑप्शन है उसमें जो आपने अभी आंकड़ा पढ़ा था
9,000 पुट शॉर्ट हैं और करीब 8,000 कॉल लॉन्ग है। तो ये मेरे को कंफर्ट दे रही है कि निफ्टी पे नया हाई बन सकता है। ऐसे में अप्रोच यही रखनी है। वही स्टॉप लॉस रहेगा करीब करीब 11,590 का, 11,620 का। ऊपर की तरफ 11,766 और 74 का जोन पॉसिबल है। और अगर ये आ जाए तो याद रखिएगा 4 फरवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट का टारगेट पूरा हो जाएगा। इसके बाद टारगेट्स नहीं खुलेंगे। मैं सिर्फ आपको बता दूं कि जो इस मंथली टारगेट है वो करीब करीब 12,000 का है, क्योंकि 12,000 की कॉल में सबसे बड़ा हुआ है। लेकिन जहां तक आज का सवाल है, कल का सवाल है 11,774 और इसके लिए आपका स्टॉप लॉस रहेगा करीब करीब 11,590 का। हाँ, अगर आप अपनी पोजीशंस को लॉन्ग होल्ड रखना चाहते हैं, आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो 11,774 पे जब निफ्टी आ जाए हर्षदा आपका स्पॉट, तो अपने स्टॉप लॉसेस को कल की क्लोजिंग के आसपास यानी करीब 11,719 और 11,722 यहां पर ले आइए हर्षदा। चलिए लेकिन देखिए बैंक निफ्टी ये था कल का स्टार प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर। डायरेक्टर साहब दिखाइए बैंक निफ्टी का चार्ट। ये दरअसल ये जो आखिरी में हुआ ना, इसने बाजार का मूड सुधारा। ये देखिए, इसको कहते हैं किसी ने तेजी से खरीदा और आप देखिए 200 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। यस बैंक का जो पिछले हफ्ते से हम कह रहे हैं खरीदिए, देखिए कल फिर से भाग रहा था। इंडसइंड बैंक देखिए क्या दौड़ लगा रहा था। दिखाइए सारे चार्ट्स और देखिए किस तरह की रैली इनमें देखने को मिली। एसबीआई को मत भूलिएगा, ये भी देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर समाप्त हुआ है। तो बैंक्स के पास चाबी है और बैंक्स अगर भागेंगे तो फिर बाजार आज खुलते ही देखिए नए हाइस के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। डेटा कैसा बना वीरू कल? देखिए, जो आपने सबसे पहले जिस बैंक का जिक्र किया ना हेमंत, मैं इनफैक्ट जब बैंक निफ्टी डेटा देख रहा था और तमाम बैंक निफ्टी के स्टॉक्स का, वो यस बैंक और एसबीआई, इस पे नजर रखिएगा। आई थिंक यस बैंक जो है ना, वो मेरा स्टॉक ऑफ द डे होगा। मैं इस पे फोकस करूंगा, क्योंकि याद रखिए रोल ओवर के आंकड़े सबसे बेहतर इसी में थे, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में। खैर, आपने जो बात की ना हेमंत, निफ्टी बैंक अच्छा कर रहा है और याद रखिए निफ्टी बैंक का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस एरिया है आपका 30,200। कल भी अगर आप देखिए इस क्लस्टर में लो लगाया और वहां से पुल बैक दिया, आखिरी में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आई। लेकिन हेमंत, दिक्कत यह है कि बैंक निफ्टी में कल के इवेंट को देखते हुए, आपकी स्क्रीन पर तो नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं यहां पर 30,600, 30,700 और 30,800 के बीच में, और इनफैक्ट 31,000 के बीच में बहुत बड़े कॉल राइटर आके खड़े हो गए हैं, बहुत बड़े कॉल राइटर। तो वो शायद आज के लिए इस जोन को पार ना होने दें, लेकिन फिर भी याद रखिएगा आप बैंक निफ्टी को ऑप्शंस के जरिए जरूर खेलिएगा। मैं हेमंत आज कंफर्टेबल नहीं हूं इस पे कोई लॉन्ग ट्रेड लेने में, क्योंकि ये मेरे मुताबिक मेरी रेंज में खुलेगा नहीं, और जिस रेंज में खुलेगा उसके बाद मेरे को रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं ये मान रहा हूं कि 30,600 से लेकर 30,800 के बीच में बड़ा रेजिस्टेंस आएगा और ये खुलेगा जिस रेंज में, वहां पे कोई ट्रेड है नहीं। हाँ, स्क्रीन पर ड्यूरिंग द डे कल की तरह कभी भी 30,200, 30,250 मिले तो वहां पे बाय करना चाहिए 30,050, 30,100 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर मुझे आप कहें आज कि अगर कोई ट्रेड करना है तो क्या करेंगे, आई थिंक मैं निफ्टी बैंक को अवॉइड करके यस बैंक पे फोकस करूंगा हेमंत। ओके, शुक्रिया वीरेन इस हेड्स अप के लिए। तो इंडेक्स पे यस बैंक में ज्यादा ध्यान दिया जाए। निफ्टी बैंक में अगर आपको कोई एक्साइटिंग ट्रेड ना मिले, जी हाँ, जैकपॉट शेयर, और क्या दमदार कमाई इसने करके दी है, बहुत ही इंप्रेसिव मूव देखने को मिला है। चलिए जानकारों को भी जोड़ते हैं और वो बाजार को कैसे पढ़ रहे हैं ये समझ लेते हैं। आप दोनों का ही स्वागत है, सच्चिदानंद और समीर। आज की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? सच्चिदानंद, सबसे पहले बताइए, डिप पर खरीदने वाला ही मार्केट है? जी बिल्कुल। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा इंडिसाइसिव एक्शन रहा है। इनफैक्ट अगर हम प्राइस को भी रीड करें तो वहाँ पर 2 बार डोजीज बने। कल का इम्पोर्टेंस ये था कि कल के स्विंग लो के जो स्विंग लो बना था निफ्टी में 11,655 के आसपास, वो स्विंग लो प्रीवियस स्विंग लो से हायर था। और जिस तरीके से 2 डोजीज के ऊपर अगर एक मूवमेंट हो जाती है, 11,730 एक अहम लेवल है, अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आज मूवमेंट हो जाती है तो मुझे लग रहा है एक अच्छी मोमेंटम बन सकता है। 11,810 के लेवल्स इमीडिएटली इंडाइसिस पे देख सकते हैं, और मुझे लग रहा है यहाँ पर 11,670 एक निर्णायक लेवल होगा आज के सत्र के लिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक पॉजिटिव बायस से ही ट्रेड लेना चाहिए। निफ्टी में 11,730 के ऊपर मैं रेकमेंड करूंगा अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए इंट्राडे के लिहाज से, और 11,810, 815 के आसपास जैसे पहुंच जाता है वहाँ पर थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए। ऑलराइट, तो 11,730 के ऊपर आप तेजी करिए। लगता ये है कि उसके ऊपर हम खुलेंगे, फिर 11,810 का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, स्टॉक्स बताइए कहाँ पर आप बुलिश हैं? देखिए, पहला स्टॉक तो येस बैंक ही है। बढ़िया है।
जिस तरीके से इसमें प्राइस पैटर्न्स है, वापस एक कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पर देखा जा रहा है डेली चार्ट पे, एक बुलिश पैटर्न है, बुलिश फ्लैग जिसे हम कहते हैं। मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर पैटर्न काफ़ी मैच्योर है। यहाँ से जो प्राइस टारगेट्स आ रहे हैं अराउंड 290 के, वो मुझे लग रहा है आज के सत्र में ही देखे जा सकते हैं। 270 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। एंड सेकंड कॉल होगा कैनफिन होम्स पे, बट यहाँ पर मैं थोड़ी सी नेगेटिव व्यू रख रहा हूँ। कैनफिन होम्स का जैसे डेटा बना है, एक इन्वर्स हैमर परसों के सत्र में देखा गया था, कल के सेशन में एक ओपन आई कैंडल थी और एक एनगल्फिंग बेरिश काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा दबाव इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ सकता है, तो 356.30 के स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए 336 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो कैनफिन होम्स जहां पर कल थोड़ी सी मंदी की पोजीशंस आई थी, इसको एक्सटेंड करेंगे। 336 के लिए शॉर्ट है, लेकिन तेजी और सिर्फ तेजी आपने यस बैंक में करनी है। ये कमाल दिखा रहा है, आगे भी तेजी जारी रहेगी। 290 का टारगेट आया है। कालरा साहब गुड मॉर्निंग। आज हो जाए ऑल टाइम हाई? आज प्री ओपन में हम प्री ओपन में रोज करा रहे हैं वैसे। नहीं, आज हो जाएगा आप क्योंकि मंडे को 9 मैंने बजे बोला, कराइए। मंडे को आपने बोला 3 तारीख को थर्ड को याद होगा, है। तो आज होगा ओके। कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे को लगता है वो एंटिसिपेशन जो कल की है और जो फेयर है कि अगर कहीं ना कहीं 50 बिप कट हो गया तब आप पोजीशन नहीं बना पाएंगे, और एक्सपायरी है। और अगर आप कल रात को देखें तो यूएस चाइना की एक स्टेटमेंट आई है कि 90% हमने एग्रीमेंट कर ली है। एग्जैक्टली 10% रहता है जो मेरे ख्याल से एग्जिस्टिंग टैरिफ पे है, वो थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है। वो मेरे ख्याल से हफ्ते 2 हफ्ते में सॉल्व आउट हो जाएगा, और वो कहीं ना कहीं आज मेटल्स या बैंक्स में रैली क्रिएट करेगा, मेटल्स में स्पेशली। तो मेरे को लगता है उस तरफ से एक पुश आ जाएगा, नहीं तो प्री ओपन नहीं हुआ तो 940 तक शायद आ जाएगा। देखिए वो होना तो है, गैप से ही होना है। तो देखिए हम एक बड़ा खूबसूरत सा ग्राफिक दिखा रहे हैं। आखिर ये लक्ष्मण रेखा कब टूटेगी? आज टूटेगी, बिल्कुल टूटेगी। देखिए लक्ष्मण रेखा के अब हम करीब पहुंच गए हैं। 11,700 के ऊपर देखिए जाकर समाप्ति हुई है, तो 11,738 और 11,700 के ऊपर खुलेंगे तो फिर ये देखिए लक्ष्मण रेखा तो टूटने ही वाली है। लेकिन मेटल्स बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। और मेटल्स में कोई कंपनी खास तौर पर जो आपके रडार पर हो, और आपके पिक्स क्या हैं? तो मेटल्स में हमारा हिंडाल्को और हिंदुस्तान जिंक। ओके, और बाकी ओवरऑल पिक्स क्या हैं? बाकी ओवरऑल पिक्स अगर आज के लिए या अभी शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखें तो मेरे को लगता है येस बैंक और टाटा मोटर्स में अभी भी स्टीम बची हुई है। एक मिनट, टाटा मोटर। अच्छा, आप लोगों को एक बार एक चीज़ दिखाते हैं। वैसे तो आप लोग समीर कालरा साहब को सीएनबीसी आवाज़ पर ट्रैक कर ही रहे हैं, लेकिन एक बार देख लीजिए टाटा मोटर्स पर कब से बात करनी शुरू की थी इन्होंने। मोमेंटम देखने को मिल सकता है। टारगेट क्या है? टाटा मोटर लेंगे, टाटा मोटर डीवीआर लेंगे, दोनों लेंगे? मैं टाटा मोटर लेंगे, क्योंकि मेरे को वोटिंग राइट तो चाहिए। जो Q3 में हुआ उससे तो क्वार्टर इम्प्रूवमेंट आएगी। क्या टारगेट आएगा? 186 का टारगेट होगा मोमेंटम के लिहाज से। 179 का स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करूंगा इमीडिएट बेसिस पे। पहले सौदा में खुलने के बाद इसकी बात हुई, और देखिए टाटा मोटर्स अब क्या ज़बरदस्त प्रदर्शन इस समय दिखा रहा है। 184 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करे। इसका जो टारगेट रहेगा वो करीबन 196 से लेके 199, ये उसका रेंज है। 7% की तेजी आज स्टॉक ने कमा ली है। 202 तक के लेवल्स देखने को मिले हैं। के स्टॉक में 17% के गेंस इसी हफ्ते 1 तारीख को नए फाइनेंशियल ईयर पर पहला ट्रेड जो आपको दिया गया था वो दरअसल टाटा मोटर का ही दिया गया था। तो ये वित्त वर्ष में सेंसेक्स निफ्टी में आपने देखा अब क्या चाल आई है, और आपने देखा टाटा मोटर्स में क्या चाल आई है। अब तक के सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला इंडेक्स हैवीवेट दरअसल टाटा मोटर बन गया, और नतीजों के दिन भी आप कह रहे थे 130 पर आप दरअसल खरीदेंगे। अब ये बताइए लंबा वाला टारगेट टाटा मोटर के लिए आपका क्या है? मेरे लिए एक 350-400 की रेंज का है। और तो जिन्होंने खरीदा है और जो बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं वो 350 तक होल्ड करें। हाँ, लंबा पैसा तभी बनता है। और मेरे ख्याल से वो FY20 में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। मुझे लगता है नतीजों से पहले ये 300 के करीब बिल्कुल पहुंच जा सकता है। हाँ। क्योंकि वो फिर फेयर ऑफ मिसिंग आउट वाली सिचुएशन आ जाएगी और वो मेनिया में पुश हो जाता है। ठीक बात है। तो क्योंकि मैं तो 230 एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिजल्ट से पहले आएगा, बट ये तो मेरे को लग रहा है कि हफ्ते 2 हफ्ते में ही आ जाएगा। आपको चार्ट्स पर क्या नजर आ रहा है? ठीक है, चार्ट्स पे तो तेज़ी ही है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से 200 के आसपास कॉल राइटर्स काफ़ी अग्रेसिव थे, एंड कल के सेशन में जिस तरीके से 202 203 की क्लोजिंग आई है, मुझे लग रहा है आज भी उन पे दबाव बनेगा।
एंड ऊपर के लेवल्स अगर देखें तो आई थिंक 216 215 के लेवल्स तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू तो मेंटेन रखनी चाहिए लॉन्ग की, 198.50 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अभी भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है और 215 के आसपास रिव्यू करना चाहिए। चलिए, तो आज के लिए भी तेजी की पोजीशन लेकर चले, 225 पर एक बार फिर नजर जाएगी सच्चिदानंद की, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशकों को हार नहीं माननी चाहिए। अब स्टॉक में अच्छी तेजी की पूरी स्थिति बन रही है। आज टाटा मोटर्स के लिए इनफैक्ट कुछ पॉजिटिव खबरें भी आ रही है, लगातार यहाँ पर मूड बदल रहा है और बेहतर हो रहा है। हमारे साथ नीरज जुड़ गए और साथ ही वरुण, ये बताने के लिए कि खबरों का एक्शन कहाँ है और साथ ही आज ब्रोकरेजेस के रेडार पर कौन से शेयर हैं, उनकी राय क्या बन रही है। नीरज, शुरुआत आपसे करते हैं, क्या है खबरें? देखिए, सबसे बड़ी खबर तो जेट एयरवेज के लिए ही है और जेट एयरवेज के मैं दो खबरें, एक तो 15 विमान इनके और ग्राउंडेड है, उड़ान नहीं भर पाएंगे, और दूसरा ये कि जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 12 फरवरी वाले नोटिफिकेशन के संदर्भ में, उसके बाद से ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है क्योंकि लेंडर्स के सामने अब नए रूल के मुताबिक ज़्यादा इक्विटी कन्वर्ट करनी पड़ेगी, डेट कन्वर्ट करना पड़ेगी इक्विटी में, और उसकी प्राइसिंग क्या होगी, ये सब फंसेगा मामला, और एक इंडिविजुअल बैंक 30% से ज़्यादा ले नहीं सकता। तो इस पे अब मामला थोड़ा सा देर फंसेगा और बैंक को ये दिक्कत होगी कि वो फंड इन्फ्यूज़न जो 1500 करोड़ का करना था वो कैसे करें या अभी और रुक के करें। ये सारे जो लीगल इश्यूज़ हैं ये दिक्कत कर रहे हैं। तो लीगल इश्यूज़ की वजह से समय लगेगा और जैसे जैसे विमान ग्राउंडेड होते जा रहे हैं 1500 करोड़ का अमाउंट बहुत छोटा है, तो इसलिए अब ये थोड़ा सा मुश्किलों में दिख रहा है। साथ ही क्रूड ऑयल की जो बढ़ती कीमतें हैं उससे भी जेट को मुश्किल आती दिख सकती है। एसएच खेलकर में नज़र रखिए, यहाँ पे फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने करीब 3 लाख शेयर खरीदे हैं जो 2% से ज़्यादा हिस्सा होता है इसमें, और 151 रुपये 50 पैसे के भाव पे, तो स्टॉक में मजबूती देखने को मिल सकती है। इन्फोसिस पर नज़र रखिए, आईटी जैसे रडार में, तो वैसे ही इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कुवैत के एक बैंक से, ऑटोमेशन करना है इनको, पूरा डेटा मैनेजमेंट करना है। साइज़ कभी भी नहीं बताती है ऑटोमेशन कंपनियां क्योंकि इसमें लंबे एंड्योरेंस के लिए होता है, तो इन्फोसिस रडार पर रहेगा। आईजीएल ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है, दिल्ली एनसीआर से निकल के बहुत सारे दूसरे राज्यों के शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लाइसेंस इनको मिले हैं, बड़े डाइवर्स हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक में है, तो इन्फोसिस के लिए अच्छी खबर है। इन्फोसिस का एक टाटा पावर के साथ टाई अप भी हुआ है जिसमें वो एक दूसरे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल से जोड़ के देखना चाहिए, तो आईजीएल रडार पर रहेगा। और अंत में सीजी पावर कंज्यूमर यानी क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर को रादर, उसमें नजर रखिए। इसमें एक फंड है नॉर्डिया फंड जिसने करीब 77 लाख शेयर खरीदे बेचे हैं, लेकिन इसके सामने खड़े होकर के एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, तो इस स्टॉक को भी रडार पर रखना चाहिए। ऑलराइट, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिस पर नज़र होनी चाहिए। और हर्षदा जो कह रही थी टाटा मोटर्स के लिए जो खबर आई है वो ये आई है कि दरअसल मार्च की बिक्री के जो आंकड़े निकल कर आए हैं सीक्वेंशली उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जेएलआर कि यूएस के आंकड़ों का 25% जेएलआर की सेल्स दरअसल यूएस मार्केट से आती है और वो बढ़िया निकल कर आई है, तो ध्यान रखिए ओवर द नाइट भी एक बढ़िया खबर टाटा मोटर्स के लिए। लेकिन वरुण के पास चलते हैं। वरुण, बताइए ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से टॉप 5 स्टॉक्स हैं? देखिए, शुरुआत करेंगे मेरिको से क्योंकि इस कंपनी ने अपने Q4 का अपडेट दिया है और Q4 के अपडेट में कंपनी का कहना है कि जो डिमांड है वो काफ़ी स्टेबल है, वो काफ़ी अच्छी है। ऑफटेक्स जो है Q4 में वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, मार्जिन में एक सुधार देखने मिल रहा है। और साथ ही साथ इनका देखिए नियर टर्म का आउटलुक था कि वॉल्यूम ग्रोथ 8 से 10% रहेगी, तो इनका कहना है कि उसी के आसपास रह रही है। हालांकि मार्च में थोड़ा स्लोडाउन देखने मिला है, लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है। और इसके बाद ब्रोकरेज हाउस इस पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सीएलए से खरीदारी की सलाह बरकरार रख रहा है। 465 के प्राइस टारगेट दिए हैं। इनका कहना है कि इस कंपनी के एबिटा और नेट अर्निंग्स में 15% के आसपास का उछाल देखने मिल सकता है और सेक्टर में ये इनकी टॉप पिक है। वहीं मैक्वेरी भी आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है, 394 के प्राइस टारगेट दे रहा है। इनका कहना है कि ये जो कमेंट्री दी है ये इससे काफ़ी संतुष्ट है और इसके लिए आउट परफॉर्मर का कॉल दिया जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मेडिको था। अब आते हैं आइशर मोटर्स। नमूरा की रिपोर्ट है, डाउनग्रेड किया इस काउंटर को, न्यूट्रल से कॉल अब रेड्यूस का कर दिया और प्राइस टारगेट 2653 से घटा के 18335 का कर दिया है। देखिए, इनका कहना है कि कल दसारी साहब का जो अनाउंसमेंट आया कि ये अब नए सीईओ होंगे इस कंपनी के, उसके बाद स्टॉक में अच्छा रनअप देखने मिला था कल, लेकिन ये काफ़ी नहीं है इस काउंटर के लिए क्योंकि जो डिमांड एनवायरनमेंट है वो अभी भी काफ़ी ब्लीक है, वहाँ अभी भी चैलेंजेस है। साथ ही जो कंपटीशन है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इस कंपनी ने कुछ प्राइस हाइक लिए थे जिसके कारण इस कंपनी की जो डिमांड है वो ठंडी पड़ी थी, लेकिन BS6 के नॉर्म्स के चलते आगे चल के कंपनी को और प्राइस हाइक लेना पड़ सकता है, जिसके कारण डिमांड जो है वो और कमज़ोर हो सकती है। इसके लिए इन्होंने अपनी जो EPS एस्टिमेट्स है उसको भी काटा है और मार्जिन के एस्टिमेट को भी काटा है
और इस काउंटर को डाउनग्रेड कर दिया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने डाउनग्रेड किया था और अब नोमिना डाउनग्रेड कर रहा है। इंडियन आईटी सेक्टर पे HSBC की रिपोर्ट है। इनका कहना है कि यूएस में जो बैंकिंग की स्पेंडिंग है, यानी कि जो खर्चे बैंक्स कर रहे हैं उसमें थोड़ी कमी आ सकती है और मार्जिन्स को लेकर थोड़ी चिंता है। इसके लिए इन्फोसिस को डाउनग्रेड किया है, बाय से होल्ड का कॉल दिया है, प्राइस टारगेट 860 से काट के 780 का किया है। टीसीएस पे अभी भी होल्ड का कॉल दे रहे हैं लेकिन प्राइस टारगेट काटा है, 2060 से काट के 1900 का कर दिया है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड HSBC होल्ड की सलाह दे रहा है, प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं, 800 से बढ़ा के 820 का किया। इनका कहना है कि जो थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के चार्जेस बढ़ने वाले थे अप्रैल से, शायद वो उतने बड़े नहीं हैं और जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है वहाँ अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है और इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं। सबसे आखिरी में भारतीय एयरटेल पे CLSA की एक रिपोर्ट है वो बताना चाहूँगा। Q4 का इन्होंने अपडेट दिया। इनका कहना है कि इंडियन मोबाइल ऑपरेशंस जो है वहाँ अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है और इनका कहना है कि एक अच्छी ग्रोथ आपको इस कंपनी के EBITDA में देखने मिल सकती है। इसके लिए खरीदारी की सलाह बरकरार रख रहे हैं 410 के प्राइस टारगेट के साथ। ओके, तो ये फिलहाल रिपोर्ट्स रेडार पर रहेंगी। चलिए, CLSA की नजर में 2 स्टॉक्स हैं आज, भारतीय एयरटेल जहां पर वो बाय कॉल दे रहे हैं कि Q4 में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और साथ ही मैरिको पर भी एक बाय कॉल आया CLSA के साथ साथ मक्वायरी का। इन दोनों स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। शुक्रिया वरुण इस अपडेट के लिए। जो मैरिको ने Q4 में अपडेट दिया है कालरा साहब, FMCG क्षेत्र को आप काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, उन्होंने कहा है डिमांड स्टेबल है, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस इन लाइन रहेगा और वॉल्यूम ग्रोथ 8% के आसपास रहेगी। CLSA कह रहा है खरीदना चाहिए स्टॉक को, 465 का टारगेट, मक्वारी कह रहा है 394 का टारगेट। ये बताइए, आज तो स्काईमेट का वो एक फोरकास्ट भी आ जाएगा, क्या एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड बन रहा है इस समय FMCG कंपनियों में? मेरे ख्याल से बन रहा है, क्योंकि अगर आप कल का, अगर मैं वहीं जाऊं, कल का मैनिफेस्टो भी देखें, चाहे अब वो बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, पैसे मिलने ही है, इनकम पे फोकस है, लोन वेवर पे फोकस नहीं है। तो वो जो इनकम है वो स्मॉल टिकट पे खर्चा होना है और स्मॉल टिकट में हमेशा FMCG सबसे टॉप पे आता है और मुझे लगता है वहाँ पे डाबर एक काफ़ी अच्छी जगह है। मैरिको में प्रॉब्लम ये है कि मैरिको कोपरा पे बहुत डिपेंडेंट है एज ए रॉ मटेरियल और आज तक पिछले 5 साल 6 साल से वो ट्राई कर रहे हैं कि डाइवर्सिफाई कर पाएँ, लेकिन आज भी पैराशूट से रिलेटेड अर्निंग्स है, तो इसलिए मैं थोड़ा मैरिको पे डिफ़र करता हूँ। और लेकिन मेरे को डाबर और HUL एक अच्छी जगह लगती है जहाँ पे मुझे लगता है एक अप मूव पेंडिंग है अब, क्योंकि कंज्यूमर में सेलिंग आई है और वहाँ पे कैश प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, तो मुझे लगता है इंस्टीट्यूशंस कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले वहाँ पे वापस शिफ्ट होंगे। सचिदानंद जी, आप जरा मैरिको के चार्ट्स देखकर बताइए। फिर मेरा एक सवाल, जो मैनिफेस्टो आया है कालरा साहब, उस पर भी होने वाला है। तो सेंसेक्स निफ्टी पॉलिटिक्स, जी हाँ, इसके बगैर देखिए गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन पहले मैरिको की बात कर लेते हैं सर, बताइए। देखिए, मैरिको एक क्लियरली अच्छे बुलिश ट्रेंड में ही है। इनफैक्ट 2016 दिसंबर से एक पर्टिकुलर अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में काफ़ी अच्छी तरह ऑस्किलेट कर रहा है। पिछले मंथ का अगर क्लोजिंग देखें तो यहाँ पर एक बुलिश हरामी फॉर्मेशन है जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ बन सकती है स्टॉक में। बुलिश हरामी पैटर्न जो है, मतलब डजंट साउंड राइट। ये मतलब अच्छा, ये आप इसको बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, मैंने देखा है 2-3 बार आप इस तरह का पैटर्न बता चुके हैं। चलता है ना सर ये वाला पैटर्न? इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। स्पेलिंग क्या रहती है सर इसकी? वही है, बताइए सर, सॉरी। तो यहाँ पर एक मल्टीपल सपोर्ट एरिया है 330 का। आई थिंक उसी सपोर्ट के आसपास वापस से ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन होना एक अच्छा संकेत है। मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा बायस बन सकता है इमीडिएटली। 2 महीने के करेक्शन के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 346 के आसपास स्टॉक अक्यूमुलेट करना चाहिए। 330 का क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक वापस 375 380 ऐसे जोन में जा सकता है। तो आई थिंक काफ़ी बेटर लेवल्स पे है, तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए 330 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, तो मैरिको के ऊपर रखिएगा नज़र आज के सत्र में। और जो कांग्रेस ने कल अपना मैनिफेस्टो पेश किया है, उसके बाद अब सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं कि 10 तारीख से पहले ओपिनियन पोल्स कैसे आते हैं और बीजेपी का मैनिफेस्टो ध्यान रखिएगा कैसा आता है। तो बीजेपी के मैनिफेस्टो के बाद फिर ओपिनियन पोल्स के ऊपर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन मैं देख रहा था सिटी की एक रिपोर्ट कालरा साहब कल कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जो आई, वो ये कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म बढ़ने वाला है। अब बाजार ये होप करेगा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में थोड़ा सा और पॉपुलिज्म दिखे, जो कि अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सबकी निगाहें आप तो रहेंगी कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए,
एडिशनल रेवेन्यू जनरेशन कैसे हो? आपकी क्या रीडिंग है, आपका क्या टेक है कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जो कल आया? मेरे ख्याल से कांग्रेस की तरफ से ये ऑल इन वाली सिचुएशन आ गई है कि अब ये सब हमने ऑफर कर दिया। अब सिचुएशन आपकी कैसे बिल्टअप करती है, चाहे वो 24 लाख के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था गवर्नमेंट के थ्रू, चाहे वो जीएसटी था, चाहे वो नया स्कीम थी, तो मेरे ख्याल से ये अब ऑल इन है कांग्रेस के बाद। इसके बाद इंक्रीमेंटली सब बोल दिया है। अब सिचुएशन बीजेपी के हाथ में है और मेरे ख्याल से बीजेपी ज़्यादा पॉपुलिस्टिक नहीं जाएगी, ये अच्छी बात होगी अगर नहीं क्योंकि जाए तो। वो थोड़ा ऑलरेडी सिस्टम में है और उनको चांसेस हायर खुद दिख रहे हैं, तो इसलिए वो थोड़ा मेंटेन रखेंगे। वो ये नहीं है कि आपने इतना बोला तो मैं इतना बोलूँगा, और वो कहीं ना कहीं मार्केट्स को और सूद आउट करेगा। सही है कि ये पॉपुलेस नहीं जा रहे, जैसे सिटी की रिपोर्ट आई। और मुझे लगता है कि ये मैनिफेस्टो एक सिचुएशन है, बट जब नई गवर्नमेंट आती है और एक्चुअल सिचुएशन आती है तब एवरीवन कथनी करनी में फर्क होता है। तो वो बोलने में फर्क होता है, ठीक बात है। बट मेरे को लगता है कि यहाँ पे मार्केट्स कहीं ना कहीं उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक बात है। तो देखिए कल इस जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उससे पहले मार्केट थोड़ा सा डरा हुआ था, सहमा हुआ था। निफ्टी का चार्ट दिखाइए, बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाइए, लेकिन जैसे ही वो आया बाजार ने देखिए किस तरह की रैली दी। क्या बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिली? तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को दरअसल बाजार ने नज़रअंदाज किया। और देखिए उसके बाद एक आखिरी में रैली देखने को मिला। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, उनसे अब हम चर्चा करेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। उनसे जानेंगे कि उनको कौन से स्टॉक्स पसंद हैं आज के दिन, वो कहाँ ट्रेड लेना चाहेंगे, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर खबरें हैं, उस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद।